स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। एपोप्टोसिस हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले कैंसर से डील कर लेते हैं। बड़े बड़े लोग अभी तक डील नहीं कर पाए खैर कैंसर से। देखो इसमें कैंसर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लगती हैं, तो जाहिर सी बात है जिस पर्टिकुलर स्पेस में या टिश्यू में वो डिवाइड कर रही हैं उनके लिए वहाँ पे स्पेस तो लिमिटेड है, तो अगल बगल के इलाके को भी वो डैमेज करना स्टार्ट करती हैं, स्पेस एक्वायर करना, बेसिकली एनक्रोचमेंट जिसको कहते हैं। आजकल बहुत सारे बुलडोजर चल रहे हैं जगह जगह इंक्रोचमेंट पे। ऐसे ही कैंसर सेल्स के लिए भी कोई बुलडोजर होता तो काम बन जाता। तो जब टिश्यूज को इंक्रोच करने लगती हैं सराउंडिंग टिश्यूज को, और तादाद बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सिर्फ सराउंडिंग टिश्यूज को ही नहीं पूरी बॉडी में एंटर कर, मतलब फैलने लगती हैं अपने ओरिजिनल लोकेशन से निकल निकल के। तो एक्चुअली में उसी स्टेज को कैंसर कहा जाता है। क्योंकि ट्यूमर्स जानते ही हम लोग, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो बिनाइन ट्यूमर मतलब उसमें कोई खास रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। एक जगह पे कोई गांठ बन गई, बहुत लोगों के होता है, किसी के सिर पे गांठ बन गई या कहीं हाथ में, बाजू में, पैर में, पेट में, कमर में, कहीं भी गांठ बन जाती है और वो जिंदगी भर बनी रहती है। उसको अगर छेड़ा ना जाए तो उसी शेप उसी फॉर्म में स्टेब्लिश रहती है, उससे खतरा नहीं है। लेकिन गांठ के अंदर पाई जाने वाली सेल्स अगर निकल के अपनी जगह से और पूरी बॉडी में यानी कि सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन उनका होने लगे तब समस्या है। और वही टेक्निकल डेफिनेशन होती है कैंसर की। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बेसिकली आज इंट्रोडक्शन के हम देखेंगे कैंसर को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। तो एक चीज ये जान लीजिए कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर तीन प्रोसेसेस जो होते हैं, यानी कि डिवीजन, डिफरेंशिएशन और एपोप्टोसिस, ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं। लेकिन अगर यही प्रोसेसेस अनरेगुलेटेड हो गए किसी भी सेल में तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू ए ट्यूमर सेल। तो इसका मतलब क्या है कि इफ दीज प्रोसेसेस बिकम unregulated, then the cell transforms into a tumor cell। तो ये फंडामेंटल प्रोसेस हैं, ये सही तरीके से चलने ही चाहिए इन ऑर्डर टू सेल टू रिमेन नॉर्मल। अब ट्यूमर के लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं। ट्यूमर को हम कहते हैं ट्यू, ये क्या लिख दिया हमने, ट्यूमोर हो गया, सब चीज यहाँ पे मोर ही हो रहा है। ट्यूमर ऑल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। तो ट्यूमर के लिए ये टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्यूमर कैसे फॉर्म होता है? ट्यूमर फॉर्म होता है जब सेल्स जो है वो एब नॉर्मली प्रोलिफरेट करने लगती हैं, और ऐसी सेल्स में ना डिफरेंशिएशन होता है और ना ही एपोप्टोटिक रिडक्शन वो दिखाती है। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे लिख दें सिंपली कि ट्यूमर इज रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल proliferation of cells without differentiation
एंड एपोप्टोसिस। तो इन सर चीज डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल को जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट होना है वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, यानी कि अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन वो गेन नहीं कर पा रही है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में ही वो रह रही है। डिफरेंशिएशन का मतलब है टू गेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे शुरू में जितनी भी सेल्स होती हैं वो, अगर हम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात करें तो जाइगोट की जो सेल्स होती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन उनमें बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन वो सेल्स अलग अलग टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। कोई किडनी की बन गई, कोई लंग्स की, कोई लीवर की सेल, कोई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तमाम टाइप की सेल्स। ये अलग अलग टाइप की सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन, यानी कि हम डिफरेंट सेल टाइप्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये एबिलिटी जो है वो कैंसरस सेल्स में या ट्यूमर सेल्स में लॉस्ट हो जाती है। उनको कोई स्पेसिफिक रोल तो करना नहीं है, उनको बस जिंदा रहना है। वो बेसिकली पैरासिटिक सेल्स होती हैं जो होस्ट के बॉडी पे होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए बस अपने आप को जिंदा रखना चाहती हैं और अपनी तादाद बढ़ाते रहना चाहती हैं। मतलब आप ये समझिए, जैसे इवोल्यूशन में क्या होता है, अगर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से इसको कोरिलेट करें तो इवोल्यूशन में यही तो होता है कि कोई भी स्पीशीज रिसोर्सेज का मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है। सेम इज द केस विद दीज सेल्स। लेकिन इसकी वजह से अब हम लोग भी आज की डेट में कर क्या रहे हैं, जितना दोहन कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का, और उसी रेट में अपनी तादाद भी बढ़ा रहे हैं। 8.5 बिलियन हो गए हैं धरती पे हम लोग। लेकिन उससे हो क्या रहा है, पूरे अर्थ को, पूरे एनवायरनमेंट को भयानक त्रासदी झेलनी पड़ रही है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो वही चीज़, जिस बॉडी के अंदर ये सेल्स ऐसा करने लगेंगी उस बॉडी को त्रासदी झेलनी पड़ेगी, एक दिन बॉडी खत्म हो जाएगी। देखो पृथ्वी कब खत्म होती है, पुतिन ही खत्म करेगा लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध करके। खैर, तो समझ में आया ये क्या है डिफ्रेंसिएशन। अब आगे बढ़ते हैं जरा। एक चीज ये जान लीजिए, जी। हाँ, लग रहा है नेट स्लो चल रहा है प्रियंका का, बहुत देर बाद बोली जी। एक चीज आपको ये समझना है बेसिकली कि जो ये ट्यूमर्स होते हैं ये फंडामेंटली दो टाइप के होते हैं। अगर इस पॉइंट को भी हम यहीं पे मेंशन कर दें कि ऑफ टू टाइप्स, उन दोनों टाइप्स को हम यहाँ पे डील कर लेंगे। ट्यूमर एक टाइप इसका हो गया जिसको हम कहते हैं बिनाइन, और दूसरे को हम कहते हैं मैलिग्नेंट। तो बिनाइन ट्यूमर का मतलब क्या होता है, इस केस में जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स, दे रिमेन क्लस्टर्ड टुगेदर इन ए सिंगल मास। तो अगर ये सेल है और इसमें अगर ऑन्को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब क्या हो गया कि अगर कैंसर सेल में तब्दील हो रही है तो, और उस केस में अगर ये इस तरह से ग्रो कर रही है कि वो सिर्फ एक बंच या क्लस्टर या झुंड बना रही है सेल्स का, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर। इस केस में होता ये है कि जो सेल्स होती हैं वो दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं करती हैं, यानी द ट्यूमर सेल्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर साइट्स इन द बॉडी।
ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और इनफैक्ट जब कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है सेल के अंदर, तो मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं वो अपने बिनाइन फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी ट्यूमर्स जब डेवलप होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर्स इन ह्यूमंस आर बिनाइन एंड हार्मलेस। जब तक ये बिनाइन फॉर्म में है तब तक ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा बहुत उस इलाके में भले देखने में अच्छा ना लगे या लोकल पेन हो सकता है, अदरवाइज और कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वो ट्यूमर सेल्स अपनी जगह से निकल के और कहीं और जाने लगें बॉडी में थ्रू ब्लड और लिम्फ, उस कंडीशन में उस ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्यूमर सेल्स हैं यहाँ पे, ट्यूमर सेल्स डू नॉट रिमेन लोकलाइज्ड एंड एनकैप्सुलेटेड। अपनी जगह पे नहीं रहेंगी और इकट्ठा नहीं रहेंगी, एनकैप्सुलेटेड नहीं रहेंगी, एंड द सेल्स बिकम प्रोग्रेसिवली, इस टर्म पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिवली इन्वेसिव एंड मेटास्टैटिक। इन दोनों टर्म्स पे फिर से ध्यान देना है, इन्वेसिव एंड मेटास्टैटिक। अभी बताते हैं क्या है। तो इस कंडीशन में यानी जब सेल्स जो है वो प्रोग्रेसिवली इन्वेसिव और मेटास्टैटिक हो जाती हैं, तो एंड द ट्यूमर इज कॉल्ड मैलिग्नेंट। इन्वेसिव का मतलब ये हो गया कि अपनी जगह छोड़ के और सराउंडिंग टिश्यू में घुसना शुरू करेगी, इन्वेड करना शुरू करेगी। मेटास्टैटिक का मतलब हो गया कि सराउंडिंग टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज में इन्वेड करने के वजह से और ब्लड सप्लाई या लिम्फ सप्लाई में पहुंचने की वजह से अब वो ट्रांसमाइग्रेट करेगी सेल, और जिस साइड पे ट्यूमर हुआ था पहले उस साइड से बहुत दूर पूरी बॉडी में जाके सर्कुलेट होगी और कहीं दूसरी साइड पे जाके स्टैब्लिश हो जाएगी और वहां पे एक नया ट्यूमर फॉर्म करेगी। उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। अभी हम मेटास्टेसिस के सारे स्टेप्स डिटेल में देखेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा हम अभी सिर्फ बता रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे हैं कुछ इसको। तो इतनी बात समझ ली, इन्वेड करना मतलब सराउंडिंग टिश्यू में घुसना, मेटास्टेसाइज करना मतलब कि ब्लड और लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करना और जहां जहां पहुंचना वहां वहां सेकेंडरी ट्यूमर्स को ग्रो कराना। तो सर फिर से बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। अब यही बात है, ये हमने जो प्रोग्रेसिवली टर्म कहा इस पे ही इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं मेटास्टैटिक सेल्स, वो अब जिस नई जगह पे जाएंगी वहां पे बिनाइन फॉर्म में नहीं रहेंगी, क्योंकि ये सेल्स जो है लगातार जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से म्यूटेट होती चली जाती हैं। तो मेटास्टैटिक सेल अगर एक बार कहीं पहुंची तो वहां वो सीधे मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाएगी, यानी कि वहां पे जो ये गांठ बनेगी उसमें से फिर से सेल जो है वो इन्वेड करेंगी और वो रेसिप्रोकेट करेंगी, यानी फिर से वो मेटास्टेसाइज करेंगी। तो इसीलिए जब एक बार कैंसर या ये सेल्स फैलना शुरू करती हैं तो टाइम नहीं लगता। अब उसमें भी ग्रेड देखा जाता है कि ग्रेड 1 है, 2 है, स्टेजेस जिसको हम कहते हैं, 3 है, स्टेज 4 के कैंसर भी। तो ये ग्रेडिंग जो है बेसिकली इनकी मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होती है, क्योंकि अब बैठ के उसका हम पूरा वो जीनोम तो
स्टडी करते नहीं हैं। नॉर्मल जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं कैंसर के, इसमें क्या करते हैं, एफएनएसी करते हैं या जो टिश्यू है थोड़ा सा उसका निकाल लेते हैं और उसकी बायोप्सी करके माइक्रोस्कोप से प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स उसके देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में भी अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग तरीके के फीचर्स हमको नज़र आते हैं, तो उस हिसाब से ग्रेड डिसाइड होता है। अगर एक बार प्राइमरी मेटास्टेसिस हो गई, उसके बाद उससे जो भी सेल्स निकलेंगी वो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही बनाएंगी। खैर इतना बात हो गया। अब देखिए, जो कैंसर टर्म है वो बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसी का मतलब होता है कैंसर। तो कैंसर की अगर एक लाइन में डेफिनेशन हम यहां पे लिख दें तो कैंसर क्या है? कैंसर इज एन abnormal proliferation of cells that can invade tissues and metastasize to distant sites। ये एकदम क्रिस्प डेफिनेशन है कैंसर की, टेक्निकल एंड क्रिस्प डेफिनेशन। तो कैंसर क्या है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ऐसी सेल्स विच कैन इन्वेड टिश्यूज एंड मेटास्टेसाइज टू डिस्टेंट साइट्स। तो ये हमारे पास दो टाइप के सेल्स हो गए, ट्यूमर्स हो गए बेसिकली। अच्छा, एक चीज जो अभी हमने आपको ये डिफरेंशिएशन कहा था, तो यहां पे ही ये हम एक टर्म है उसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं आपको। वो होता है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या होता है? इट इज द लैक ऑफ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, और वो हमको देखने को मिलता है कैंसरस सेल्स में। तो इसीलिए अगर कोई सेल सेल्यूलर डिफरेंशिएशन नहीं दिखा रही है तो ऐसी सेल को हम लोग एनाप्लास्टिक सेल कहते हैं। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स होती हैं, दे आर एनाप्लास्टिक। तो इस टर्म को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। दीज सेल्स, ये क्या है? एनाप्लास्टिक सेल्स, यानी ये ऐसी सेल्स हैं जिनमें किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन हमको नजर नहीं आता है। चलिए, ये भी हो गया। अब बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक आध दो पॉइंट्स और हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं इसमें द सेल्स आर वेल डिफरेंशिएटेड, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमने अभी आपको बताया कि एनाप्लास्टिक सेल्स हैं, सेल्स लैक डिफरेंशिएशन। तो इस चीज को यहां पे भी हम कह सकते हैं एनाप्लास्टिक सेल्स। दूसरा क्या है कि इनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होता है, स्लो ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स, और यहां पे जाहिर सी बात है रैपिड होगा ग्रोथ रेट। इनमें इन्वेसिवनेस और मेटास्टेसिस दोनों एब्सेंट होगी, यानी कि लिख दें अगर इस पॉइंट को, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस एब्सेंट इन सेल्स।
और यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया प्रेजेंट। तो इस तरह से ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी हमारे पास आ गए बिनाइन और मालिग्नेंट ट्यूमर के। अब देखिए, यहां हमने कैटेगराइज किया है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को बेस्ड ऑन सेल्स का बिहेवियर क्या है। तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे बेस्ड ऑन सेल बिहेवियर। अब हम फिर से ट्यूमर्स को क्लासिफाई करेंगे, टाइप्स उसके देखेंगे, और यहां पे बेसिकली इसकी ओरिजिन क्या है इन ट्यूमर्स की, किन किन टाइप की सेल्स से ये फॉर्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स देखेंगे। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब इसमें हमारे पास 4 टाइप्स के मेनली ट्यूमर्स होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल, दूसरा है मेसेनकाइमल, तीसरा है हिमेटोपोइटिक, और चौथा है हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्मल। तो हमने ऑलरेडी ये ब्रॉड कैटेगरीज तो 4 बना दी ट्यूमर्स की। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स हमको मालूम है टिल डेट वो सारे के सारे इस ब्रॉड कैटेगरी में या इस क्लासिफिकेशन स्कीम में शामिल हों, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंक्लूडेड, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स के रेयर कैंसर्स भी पाए जाते हैं। तो 90 से 95% तक एक ट्यूमर्स को कैटेगराइज किया जा सकता है इस क्लासिफिकेशन स्कीम में। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हर एक जो ब्रॉड कैटेगरी है इसमें फिर से सब डिविजन्स पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, मोर देन 200 टाइप्स, और ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप्स आर ससेप्टेबल फॉर कैंसर। तो अब इतने सारे टाइप्स जो है वो कैटेगराइज करने के लिए एक ब्रॉड ग्रुप्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो ये वही है। इसमें इनके इंडिविजुअल पॉइंट्स अगर हम देख लें तो इसमें ध्यान क्या देना है कि एपिथेलियल ओरिजिन के जो कैंसर्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कार्सिनोमा, कल शायद बताया था हमने, इनको हम कहते हैं कार्सिनोमा। अब ये जो कार्सिनोमा है इनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। तो वो 2 कैटेगरीज क्या क्या हैं, एक को हम कहते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बस कार्सी लिख दे रहे हैं। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा। अब ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है वो बेसिकली कहां से बनता है, तो जाहिर सी बात है स्क्वैमस सेल्स जो होती हैं उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनटू कैंसरस सेल्स। तो फॉर्म्ड फ्रॉम स्क्वैमस सेल्स। एडिनो कार्सिनोमा जो है वो बेसिकली कैसे बनता है, इट अराइजेस फ्रॉम सेक्रेटरी एपिथेलियम, या जिसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं।
जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कोई एग्जांपल बता सकते हो किसी सेल टाइप का? sebum glands और sweat glands। सीबम ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, उसके अलावा जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल्स जो लाइन करती हैं, या जी जी। उस म्यूकोसा की लाइनिंग की और जो अदर सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स, जिस चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, जी सेल्स, ये भी अगर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं तो वो एडिनोकार्सिनोमा में ही काउंट की जाएंगी, क्योंकि इनका रोल क्या है, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही ग्लैंडुलर सेल्स हैं। तो इसका मतलब कि ये भी अपने आप में बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, ये सिंपली हमने कह दिया, लेकिन बहुत टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स को इंक्लूड करता है ये। देन वी हैव दिस मीजेनकाइमल। तो मीजेनकाइमल का मतलब ये हो गया कि मेसोडर्मल ओरिजिन का होगा। और एक्चुअली में मीजेनकाइम क्या होता है? मीजेनकाइम is a type of embryonic कनेक्टिव टिश्यू। और जाहिर सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कैंसर्स होते हैं वो कैंसर ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? सार्कोमा, कल बताया था आपको। तो दीज आर सार्कोमा, मीजोडर्मल ओरिजिन। यहाँ पे एक्टोडर्मल यहाँ पे भी हो जाएगी एपिथेलियल में, और न्यूरो एक्टोडर्मल तो खैर यहाँ पे है ही है। अब देखिए, मीजोडर्मल टिश्यू में कोई सा भी ये कैंसर होगा, जैसे बोन कैंसर वगैरह हो गया, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब आते हैं हिमेटोपोइटिक में। तो हिमेटोपोइटिक का मतलब क्या है? कि अराइजेस फ्रॉम ब्लड, इसकी ओरिजिन जो है वो ब्लड है, तो इसमें भी हम ब्लड सेल्स कह दे रहे हैं। और ये जो हिमेटोपोइटिक ट्यूमर्स होते हैं या कैंसर्स होते हैं, इसमें भी 3 मेजर टाइप्स हैं। तो उन तीनों को इंडिविजुअली हम लिख लें अगर, 3 मेजर टाइप्स। तो इसमें जो नंबर 1 है उसको हम कहते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर। हाँ, तो वाइट ब्लड कैंसर, वाइट ब्लड। यस, ल्यूकीमियाज जो हो गए, दे आर कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, जिसमें बोन मैरो भी इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा टाइप जो हमारे पास हेमेटोपोइटिक का है वो है माइलोमा। माइलोमा का मतलब क्या हो गया? कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स तो आप जानते हैं ना, स्पेसिफिक कौन सी है? अरे बी लिम्फोसाइट का जो डेरिवेटिव होता है। तो चाहे बी का डेरिवेटिव हो, टी का डेरिवेटिव हो, स्पेशली लिम्फोसाइट का जो है, आप कहोगे कि उसको लिम्फोमा क्यों नहीं कहते हैं? तो लिम्फोमा जो है हम बता दे रहे हैं, लिम्फोमा के लिए, लिम्फोमा इज ऑल्सो अ ब्रॉड कैटेगरी। ये इधर ही आ रहा है 1 2 3, ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं आ रहा है। तो लिम्फोमा जो होता है बेसिकली, ये है कैंसर ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। और इसमें भी लिम्फ नोड्स, क्या हो रहा है, चलो ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, लिम्फ नोड्स का ये कैंसर बेसिकली होता है। और ये हमको मालूम है कि लिम्फ नोड्स में टी सेल्स, बी सेल्स बेसिकली इंटरैक्ट करती हैं विद द एंटीजेंस या अदर ट्यूमर सेल्स।
तो अगर खुद ही वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है वो इलाका, तो दैट लीड्स टू लिम्फोमा। ब्रेस्ट कैंसर के केस में भी जो लिम्फ नोड्स होते हैं, आर्मपिट के पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें अक्सर देखा गया है कि ये कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल्दो लोकेशन उसकी ब्रेस्ट में है, लेकिन ओरिजिन उसकी क्या है, तो ये है लिम्फोमा, यानी कि लिम्फेटिक ऑर्गन का ही वो कैंसर होता है। और ब्रेस्ट कैंसर बहुत मेजर कैंसर है आजकल। ओरल कैंसर भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा कोरिलेट करने वाली हैं। तो इसके 3 मेजर टाइप्स हमने देख लिए हेमाटोपोइटिक वाले के। अब ये जो चौथा है हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्मल, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ से अराइज होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम components of nervous system। तो नर्वस सिस्टम के किसी भी कंपोनेंट में अगर हो रहा है कैंसर, तो दैट विल बी न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि पूरा हमारा नर्वस सिस्टम ही एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। राथकेस पाउच से डेवलप होता है। एम्ब्रियोलॉजी में कल 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 कह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तुम लोग। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया आपको। ओरिजिन के बेस पे हमने 4 टाइप्स बताया और उसमें कुछ सब टाइप्स भी बता दिए हमको। ओवरव्यू आपका मिल गया। अब हम बात करते हैं क्लोनल इवोल्यूशन इन कैंसर। क्लोनल इवोल्यूशन इन कैंसर। अच्छा, कैंसर बायोलॉजी पढ़ो तो तुमको बहुत कुछ समझ में आता है कि एक्चुअली में ये प्रोसेस जो है डीरेगुलेट हो रही है इतनी जल्दी। इसका मतलब कि जैसे हम इवोल्यूशन में एग्जांपल लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन का, और उसमें हम बैक्टीरियल कॉलोनीज को मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन जो होता है बड़ा शॉर्ट होता है। तो हम 1 हफ्ते में 10 दिन में बैक्टीरिया की 20 जनरेशन्स 50 जनरेशन्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही चीज़ जो है वो कैंसरस सेल्स के साथ भी होती है। क्योंकि कैंसर सेल्स जो है इतनी तेज़ी से म्यूटेट होती है, इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि ये किस तरह से इवॉल्व हो रही है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, इस चीज़ की हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला जो रैंडम जो म्यूटेशन होगा, चूंकि रैंडम ही हो रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि जेनेटिक स्टडी या जेनेटिक एनालिसिस हम कैंसर का करें और एक बिहेवियर ऑब्जर्व करें, रैंडमनेस को भी हम एक ऑर्डर प्रोवाइड करें बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, और हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि हाँ अगला म्यूटेशन किस किस डायरेक्शन में हो सकता है। मे बी इट विल बी रैंडम, लेकिन एटलीस्ट हम पॉसिबिलिटी उसकी गेस कर सकें, तो टर्मिनल या एडवांस्ड स्टेजेस में भी कैंसर को डील करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। ये तो हमने रिसर्च आइडिया दे दिया तुम लोगों को। खैर बायोइन्फॉर्मेटिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा कि एक पॉसिबल है, स्पेकुलेशन नहीं है, सिर्फ इट इज पॉसिबल। अब देखो, तो क्लोनल इवोल्यूशन का मतलब क्या है बेसिकली। देखो, क्लोनल इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो कैंसर होते हैं इनमें 2 कंडीशन हो सकती है इनकी ओरिजिन को ही लेके। इनकी या तो मोनोक्लोनल ओरिजिन हो सकती है या इनकी पॉलीक्लोनल ओरिजिन हो सकती है। मोनोक्लोनल ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि ये एक सेल और ये ट्रांसफॉर्म हुई और इसी सेल ने एक पूरा झुंड तैयार कर दिया ट्यूमर सेल्स का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेल है, ये मान लो ट्यूमर है, ये सेल है, इट इज एक्टिंग एज
single ancestral cell and it is giving rise to this tumor. तो ये क्या है? This is the single ancestral cell. दूसरे केस में पॉलीक्लोनल ओरिजिन के केस में क्या हो सकता है कि ये सेल बनी, इससे शुरुआत में ये दो सेल टाइप्स बनी, जिसमें एक जो है काफ़ी हद तक इससे सिमिलर थी, लेकिन दूसरी जो है इसी लेवल पे ये चेंज हो गई, थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस हो गए। तीसरे स्टेप में क्या हो गया? अच्छा, वो इलाका वही है। तीसरे स्टेप में क्या हो गया कि ये वाली जो सेल है इसने फिर से दो सेल्स को बनाया, इसमें से ये चेंज हो गई और सपोज करो कि ये वाली पहले जैसी ही रही। सिमिलर इज द केस हियर, यहाँ पे ये सेल जो है चेंज हो गई और ये ऐसी ही बनी रही। अब इन सभी सेल्स से जो इकट्ठा बनेगा, जो ट्यूमर तैयार होगा, उसमें आपको कई टाइप्स की सेल्स मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स इसमें नजर आएंगी हमको। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल्दो दिस विल बी अ सिंगल मास ऑफ सेल्स, लेकिन ये जो ट्यूमर होगा इसको हम कहेंगे ये पॉलीक्लोनल ओरिजिन का है, क्योंकि हर एक स्टेप पे ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया, चेंजेस इंड्यूस होते चले गए और फाइनली जो हमको ट्यूमर मिल रहा है उसमें बहुत सारी ओरिजिन हम देख सकते हैं सेल्स की। इसकी ओरिजिन ये है, इस ब्लू वाले की ये ओरिजिन है, वाइट वाले का तो ओरिजिनल ये, येलो वाले का ये है, तो पॉलीक्लोनल ओरिजिन ये हो गया। अब ऐसा होता क्यों है? तो एक बात ये जान लीजिए कि ये पॉलीक्लोनल ओरिजिन जो है बेसिकली ये बहुत बहुत रेयरली होता है। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स के केस में, मेजॉरिटी ऑफ कैंसर या ट्यूमर के केस में मोनोक्लोनल ओरिजिन ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सेल्स इतना रैपिडली डिवाइड करती हैं कि वो अपनी तादाद बढ़ाने के दौरान एकदम अलग टाइप की सेल्स में कन्वर्ट होना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि हर एक स्टेप के बाद उनमें स्लाइट जेनेटिक चेंजेस जरूर हों, लेकिन वो पूरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाएं ताकि हम उसकी ओरिजिन ट्रेस कर पाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मोनोक्लोनल ओरिजिन जो है या ये सिंगल एंसेस्ट्रल सेल से जो ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं यही मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे सिंपली मिस कह रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली अकरिंग। ये वाला जो है ये है रेयर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस की भी बात कर सकते हैं। कैंसर, दो टाइप की सेल्स में इसकी पॉसिबिलिटी है, सोमैटिक सेल में, जर्मिनल सेल में। सोमैटिक सेल्स का जो कैंसर होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन यानी कि ऑलमोस्ट 99%। ये कितना हो गया? 1% ऑफ ऑल कैंसर्स। और अगर जर्मिनल सेल में हो रहा होगा तो क्या होगा? इनहेरिट होगा। नॉट इनहेरिटेड। इसे बहुत बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ ऐसा टिपिकल है नहीं। इसमें ध्यान क्या देना है कि जर्मिनल सेल में जो कैंसर्स हो रहे हैं, एक तो टोटल कैंसर का 1% ही हो रहा है, लेकिन ये जो 1% केसेस हो रहे हैं जर्मिनल सेल के, इसका लगभग 80%
डोमिनेंट नेचर का होता है। मतलब क्या हो गया कि अबाउट 80% ऑफ जर्म लाइन cancers are due to dominant changes in the gene। इसका मतलब अगर ये गया और जाएगा ही, क्योंकि जर्मिनल सेल में है, तो अगली जनरेशन में भी ये एक्सप्रेस होगा ही होगा 80% केसेस में, क्योंकि डोमिनेंट नेचर का है। अब देखिए कैंसर जो है ऐसा नहीं है कि आज किसी ने शौक में आके या किसी दोस्त के दबाव में आके एक सिगरेट पी ली और उसको कल कैंसर हो गया। ऐसे नहीं होता है कैंसर। कैंसर बेसिकली एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है एंड इट टेक्स एज लॉन्ग एज 15, 20, 25 years टू डेवलप। आपने 20-25 साल पहले जो गलतियां की होंगी उसका खामियाजा जो है वो तब भुगतना पड़ेगा। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसी एक सेल में गलती से हो जाए और वो सेल हमारे इम्यून सिस्टम की पकड़ में ना आए, स्पेशली फैगोसाइट्स जो होते हैं, फिर वो पड़ा रहेगा, माहौल देखेगा, ट्रांसफॉर्म होगा, 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, फिर हो सकता है वो 2 सेल्स भी कुछ पड़ी रहें। जरूरी नहीं है कि आप समझिए कि अभी हमने बताया कि बड़ी रैपिड ग्रोथ होती है, लेकिन रैपिड ग्रोथ कब होती है? एक पर्टिकुलर स्टेप, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद इनकी ग्रोथ जो है वो रैपिडली होती है। अदरवाइज ये सुसुप्ता अवस्था में पड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिनाइन ट्यूमर्स, ये तो जिंदगी भर वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ चांस एंड इवेंट्स की बात है कि किस टाइप की जीन में इनके चेंजेस आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को तेज कर देगा, और वहीं वाइस वर्सा दूसरी टाइप की जीन में अगर हो रहे होंगे चेंजेस तो ट्रांसफॉर्मेशन स्लो, डिलेड। तो अगर हम इसकी बात करें सिंपल सी एक लाइन में, आप इसको समझिए कि जो कैंसर्स होते हैं, कैंसर डेवलपमेंट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, और इसमें इस प्रोसेस के दौरान इन्वॉल्विंग, कलर चेंज कर दे रहे हैं, जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक चेंजेस। अब ये जेनेटिक चेंजेस क्या हैं और एपीजेनेटिक चेंजेस क्या हैं? बताओ, जेनेटिक चेंजेस क्या हो सकते हैं? जेनेटिक चेंजेस जो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होता है, एपिजेनेटिक भी हेरिटेबल होता है लेकिन उसमें डीएनए का सीक्वेंस चेंज नहीं होता। तो क्या चेंज होता है फिर? ये सही कह रही हो तुम कि जेनेटिक चेंज जो होता है इसमें चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस। एपीजेनेटिक चेंजेस में क्या होता है? नो चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, लेकिन जो चेंज होता है वो होता है चेंज इन पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जाहिर सी बात है जीन का एक्सप्रेशन कराने के लिए, जैसे अभी तुमने 1-2 दिन पहले पढ़ा ही है, बताया हमने, वही माइटोजेनिक फैक्टर्स। जैसे बॉडी मतलब जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कोई चेंज हो जाए, वही तो रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन में। हाँ, तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में चेंज,
अभी तुमको एग्जाम्पल के साथ बताएं, माइटोजेन वाला जो हमने बताया था एग्जाम्पल, अगर कोई माइटोजेन बाहर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है रास मैप काइनेस के माध्यम से वो अर्ली जीन एक्सप्रेशन कराएगा, फिर डिलेड जीन एक्सप्रेशन कराएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली वो फैक्टर कहाँ से आया, वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, बाहर से आ रहा है, लेकिन वो जीन के एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोई फैक्टर बाहर से आ रहा हो, जैसे कोई मान लो कोई वायरस ही आ गया, हाँ म्यूटाजेनिक वायरस है, कोई कार्सिनोजेन आ गया, कोई फिजिकल रेडिएशन है जैसे एक्सरे वगैरह, ये सब क्या है, ये एक तरीके के एक्सटर्नल फैक्टर ही तो हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सिग्नलिंग रिस्पांस चेंज होता है, और उस सिग्नलिंग में चेंजेस की वजह से जीन के एक्सप्रेशन में फर्क आता है। तो ये दोनों चीजें मिलके, ये जेनेटिक डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया तब तो जेनेटिक लेवल पे ही हो गया, लेकिन अगर बाहर से कोई फैक्टर आ रहा है एपिजेनेटिक यानी बियॉन्ड जेनेटिक, अगर वो आ रहा है तो वो पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन चेंज अगर कर दे रहा है तो उसकी वजह से भी कैंसर का डेवलपमेंट हो सकता है। अब इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो मल्टी स्टेप हमने कहा, तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको हम यहाँ पे बस मेंशन कर दे रहे हैं, इलाबोरेट हम कल करेंगे। तो लेट्स सी, जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे लिख देते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है प्रोमोशन, या इसको हम क्या कहते हैं, क्लोनल एक्सपेंशन। तीसरा जो स्टेप होता है इसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन, और चौथा स्टेप जो होता है जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे ही कल, मेटास्टेसिस। तो इन स्टेप्स से होते हुए कैंसर का डेवलपमेंट होता है। अब इन इंडिविजुअल स्टेप्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग या देख लेते हैं, एटलीस्ट एक डायग्राम की हेल्प से देख लें तो कुछ बेसिक आइडिया तो मिल ही जाएगा। और जैसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें, जैसे ये नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल में कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से, ये देखो ये नॉर्मल सेल थी, अब ये दूसरी टाइप की सेल में कन्वर्ट हो गई, इसको हम क्या करें ना, दिस इज, यहाँ पे हुआ कुछ जेनेटिक चेंज, ध्यान देना, जेनेटिक चेंज की वजह से ये सेल जो है इसको हम कहेंगे इनिशिएटेड सेल, यानी इसमें चाबी लग चुकी है, गड़बड़ी कर रही है ये। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन, और सेल प्रोलिफरेशन से हमको इसी टाइप की सेल्स, मोस्टली ये रिवर्सिबल का साइन इसीलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इनका नंबर बढ़ रहा है। इस कंडीशन में इन सेल्स को हम कहते हैं प्री नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल का मतलब क्या हो गया, ट्यूमरस सेल्स। तो अभी ये ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, इसीलिए प्री नियोप्लास्टिक सेल है, क्योंकि ट्यूमर को नियोप्लाज्म कहते हैं। ये प्री नियोप्लास्टिक सेल जो है, इनमें फिर से चेंजेस इंड्यूस होंगे, कैसे, जेनेटिक या एपिजेनेटिक, कोई चेंजेस हो सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें से एक आध सेल जो है वो और थोड़ा सा चेंज हो गई, बाकी सेल्स वैसे ही बनी रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में ये चेंजेस आ गए, जेनेटिक लेवल पे या एपिजेनेटिक लेवल पे। अब इस पर्टिकुलर सेल का, और दिस पर्टिकुलर सेल विल बी selected and it will undergo proliferation, तो आगे यहां पे दिखा दे रहे हैं।
इसका मतलब कि अब इस सेल की संख्या जो है वो बढ़ गई, इसकी तादाद बढ़ेगी, और फिर से अगेन इट अंडरगोज जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस। उसके बाद क्या होगा, फिर से यही स्टेप रिपीट किया जाएगा, यानी जेनेटिक एपिजेनेटिक चेंजेस, फिर इसका सिलेक्शन और प्रोलिफरेशन होगा। तो फॉलोड बाय सिलेक्शन एंड प्रोलिफरेशन। इसको डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया जा रहा है, इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये कई बार रिपीट हो रहा है, ये प्रोसेस यहां से लेके यहां तक वाला जितना ब्लू में हमने लिखा, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। और इतने सारे स्टेप्स रिपीट होने के बाद फाइनली हमको मिलती हैं ये खतरनाक वाली सेल्स, जिनको हम क्या कहेंगे, नियोप्लास्टिक सेल्स, या इनको आप कहिए ट्यूमर सेल्स। और अब ये ट्यूमर सेल्स जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगी, इन्वेसिवनेस। और इन्वेसिवनेस आने के बाद ही इनका क्या होगा, मेटास्टैसिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक का जो स्टेप है इट विल बी काउंटेड अंडर इनिशिएशन। इनिशिएटेड सेल फॉर्म हो रही है और इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जेनेटिक चेंजेस की। इनिशिएटेड सेल से प्री नियोप्लास्टिक सेल जब बन रही है तो इसका मतलब कि प्रोमोट किया जा रहा है, प्रमोशन हो रहा है, क्लोनल एक्सपेंशन, यानी कि उसी टाइप की सेल के कई कॉपीज तैयार किए जा रहे हैं, इसी को हम कह रहे थे ना, क्लोनल एक्सपेंशन। तीसरे स्टेप में यानी कि प्रोग्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, थर्ड स्टेप, ये यहां से लेके और यहां तक आएगा, प्रोग्रेशन। इस स्टेप में सिंपल क्लोनल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इस स्टेप में फिर से जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सेल में, और सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर रही है, और फिर से कई राउंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोलिफरेशन के बाद वो नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो रही है, और अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेप यानी कि मेटास्टैसिस हमको दिख रहा है। इन सारे स्टेप से होते हुए तब जाके कैंसर का डेवलपमेंट होता है। तो ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में ये डेवलप हो जाए। इसमें समझ में आया? जी सर। जी सर।